welcome back, guys, to India's largest e-learning platform, GradeUp, and we are here in this Achiever Corner section where we are having Anubhav Singh with us, AIR 191 in GATE 2021. So, guys, जैसा कि आप जानते हैं, as you all know, that in Achiever Corners we are regularly having some of the toppers of the competitive examination like GATE and Engineering Services. And every time we are having some of the toppers from these examination so that they can share their journeys of preparation with you guys, so that whatever the hurdles you are facing in your preparation journey, that also you can get the solution and guidelines from the toppers who have already done this, because everybody faces some of the hurdles. Some may be coming due to your colleges and all. If you are preparing during your college time, some are having some hurdles due to their jobs and all. So हर तरह की hurdles जो भी आपकी आती है उन सबके solution के लिए कहीं ना कहीं जिन लोगों ने किया है उनके जो तरीके हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, इसलिए सेशन बहुत ही यूजफुल है. सो गाइस, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुभव, आई वुड लाइक टू से कि थोड़ा सा अपने बारे में स्टूडेंट्स को बताएं, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे. Yes, sir. As you told, my name is Anubhav Singh, and I'm a resident of Uttar Pradesh. I completed my BTech from IIT Mandi, Mechanical Engineering, in 2018. After that, I taught physical chemistry in coaching institute for more than 1 year. And after that, in 2019, end of 2019, I quit my job because to fully dedicate my studies to the GATE preparation. So after that, I prepared for GATE. I prepared in GATE 2020. So my rank was around 4,500. Yeah, it was not that much good. Then I gave another try in 2021, and my rank is better this time. वेरी गुड अनुभव. सो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया आपने. 191 इज वेरी गुड रैंक, एंड आई होप कि जिसके लिए आपने गेट दिया वो पर्पस आपका सोल्व हो, चाहे वो पीएससी हो या फिर किसी आईआईटी से एमटेक, व्हाटएवर जो भी आपने प्लान किया है. सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मतलब अनुभव ने भी ऑलरेडी जॉब क्विट करके किया था. तो अनुभव, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहला क्वेश्चन कि जब आप बीटेक करे थे तो व्हेन यू वर डूइंग योर बीटेक एट दैट टाइम, व्हाई यू हैव नॉट गॉन फॉर गेट? एक्चुअली क्या उस समय आपको ये था कि प्लेसमेंट हो जाएगी तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है गेट वेट के बारे में, या सोचा था बस बीच में छोड़ दी थी प्रिपरेशन? तो वो क्या सीन था? Yes, sir. So during my BTech, like I was not serious at all. मतलब ऐसा था कि अब IIT मिल गया, कुछ करना है नहीं. और मैं 12th तक काफी पढ़ा भी था. I was टॉपर 12th तक. तो मतलब एक पढ़ने की आदत थी कि अब पढ़ना अच्छा लगता था. फिर कोटा गया. आफ्टर दैट व्हेन आई जॉइंड IIT, तब दिमाग में ये था कि यार अब और नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिया, बाकी काम करना है. तो वो मेरा थोड़ा लैक ऑफ गाइडेंस था कि मुझे रिसोर्सेज जो ऑप्टिमाइज करने थे उस टाइम कॉलेज में, वो मैंने इतने अच्छे से नहीं किए. तो मेरे थोड़े बैकलॉग्स भी रहे. और वर्स्ट पार्ट ये था कि मुझे एक सेमेस्टर ब्रेक भी लेना पड़ा. तो आई वाज सपोज टू पास आउट इन 2017. तो अब वो एक बैकलॉग था 2018 में, सॉरी बैकलॉग सेमेस्टर ब्रेक के बाद 2018 में पास आउट. तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे एक साल पहले निकल गए, जूनियर के साथ क्लास लेना होता था. तो शुरू में ऐसा था कि जब शुरू में IIT में गया था तो तब थोड़ा वो ज़्यादा था, गाइडेंस कम था. तो उस टाइम क्या था कि गेट वगैरह कोई ज़्यादा ध्यान मैंने दिया नहीं. मतलब मुझे इसके बारे में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं पता थी कि गेट तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर सकता है. तो मेरे लिए बहुत एक सिंपल सा एग्ज़ाम था कि यार अब एग्ज़ाम मत दीजिए, एडवांस है, गेट तो मैं नहीं देने वाला हूँ. ये कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे और फिर अपना आगे देखेंगे. फिर जब मेरे बैकलॉग्स हुए, फिर सेमेस्टर ब्रेक हुआ, फिर मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कुछ तो आगे करना पड़ेगा, अभी अभी तो काम नहीं चलेगा. फिर मैंने ऑप्शन देखी तो ऑप्शन ये था, गेट बेस्ट ऑप्शन था कि आपको एक अगेन अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि आप अपनी एकेडमिक कैपेबिलिटी वहाँ प्रूव कर सकते हो अगेन. ठीक है, मैं बीटेक में इतना सीरियस नहीं था, बट आई प्रूव्ड माय गेट एग्जाम. तो आप देख सकते हो, और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्कोर है. तो वो एक हो जाता है कि वो कंफर्मेशन है कि हाँ आप जानते हो. लेकिन फिर उससे पहले ये था कि 2018 में, बिकॉज मैं एक साल लेट पास आउट हुआ था, तो ये भी था कि यार थोड़ा जॉब भी कर लूँ, क्योंकि घर वालों का भी थोड़ा, तो उनका भी थोड़ा प्रेशर था. प्रेशर नहीं, मतलब मुझे लगा था उन्हें बुरा लगेगा कि लाइक ही नॉट गेटिंग ए जॉब इवन आफ्टर गेटिंग इनटू IIT. तो मैंने सोचा कि 1-1.5 साल जॉब कर लेते हैं, जॉब एक्सपीरियंस ले लेते हैं, और हायर स्टडीज कहीं जाने नहीं वाली, और थोड़ा अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलेगा. तो फिर मुझे तब 1 साल करने के बाद पता चल गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर में अभी अपने को थोड़ा और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है. तो फिर मैंने फाइनली किया, अब गेट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं. और
इसलिए मैंने स्टार्ट शुरू किया। गुड गुड। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं तो मतलब एक इंस्पिरेशन जैसी स्टोरी है कि फ्रॉम सेमेस्टर बैकलॉग से एक बहुत अच्छा रैंक स्कोर करना गेट के अंदर, तो डेफिनेटली आप काफी कुछ सीख सकते हैं इन चीजों से। मतलब एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी आईआईटी पहुंचता है, उसके बाद फिर बैकलॉग और सेमेस्टर के कारण चीजें भी डिले हुई, उसके बाद फिर जॉब भी किया, फिर ड्रॉप भी किया, और फिर गेट में एक अच्छा रैंक भी लाया, तो ये तो किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं, ऑब्वियसली अनुभव आपकी जर्नी। सो अनुभव, ऑब्वियसली जब आपकी जर्नी थी, आप जब तैयारी कर रहे थे, तो बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, क्योंकि आपने तो जॉब छोड़ करके किया था जनरली। अगर आप जब कॉलेज टाइम में, कुछ लोग बोलते हैं सर सेमेस्टर एग्जाम या फिर मिड सेम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जॉब के समय जो लोग करते हैं उनको लगता है जॉब के समय टाइम ही नहीं मिल रहा, तो आपने हालांकि ड्रॉप करके किया, बट ऑब्वियसली फिर भी कुछ ना कुछ हर्डल्स सभी की प्रिपरेशन जर्नी में आते हैं। तो आपको ऐसा लगा हो कि कभी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कुछ हर्डल्स आए, एंड कैसे आपने उन पे काम किया फिर? हाँ सर, इसमें पहले तो मैं कोट बोलना चाहूंगा एलन मस्क का कि इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट एनफ यू डू इट इवन इफ द odds आर नॉट इन योर फेवर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने काफी लेट ये सुना है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली जो मैंने पहले रियलाइज करी। लाइक आफ्टर 2019 जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की, तो मुझे नॉलेज तो थी नहीं। मतलब मेरा बहुत बुरा हाल था कॉलेज में कि मैं बहुत बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। लाइक जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है उसमें मैं क्लासेस जाऊंगा, अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, ग्रेड अच्छी आ जाएगी। जो सब्जेक्ट अच्छा लगता ही नहीं है तो वो मैं छोड़ दूंगा, क्लासेस नहीं जाऊंगा, असाइनमेंट नहीं दूंगा, जस्ट पेपर दे आऊंगा और पास हो जाऊंगा। ग्रेड अच्छे होते नहीं थे। तो फिर जब मैं 2019 में शुरू करा प्रिपरेशन, तो पहला तो यही डर था कि यार अपने को कुछ आता तो है, अब सोचा तो है कि करना है। तो पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैंने गूगल किया, यूट्यूब देखा, तो सबके अलग अलग स्ट्रेटेजी है, ऐसा करो वैसा करो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दूसरे की स्ट्रेटेजी है वो आप पर एप्लीकेबल हो। तो मैंने धीरे धीरे फिर ठीक है थोड़ा थोड़ा कर कर शुरू करते हैं, तो मैंने सेल्फ स्टडी शुरू करी। सेल्फ स्टडी में मैंने एनपीटीएल के लेक्चर्स देखने शुरू करे, बुक मंगा ली थर्मोडायनेमिक्स की, वही मुझे सबसे अच्छा लगता था, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। फिर धीरे धीरे जब आप करते रहते हो, मतलब शुरू में बहुत बुरा हाल था कि मैं जस्ट 2 या 3 पेपर ही पढ़ पाता था थर्मोडायनेमिक्स के, और उसी में मेरा मन भर जाता था कि बहुत पढ़ना। तो शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये था क्योंकि अब मैं जॉब क्विट कर चुका हूँ, तो अब घर पर आ गया था, तो अब पढ़ना तो है, ये तो मजबूरी है। तो मैं धीरे धीरे फिर पढ़ता रहा, धीरे धीरे कर कर विद इन 1-2 मंथ मैंने स्पीड पकड़ ली। तो आपके प्रिपरेशन के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कि आपको स्पीड पकड़नी है, फिर होता है दूसरा आप उसे मेंटेन रखते हो, फिर एक थर्ड आता है कि जब आपको अपना देना है, जो आपने बेस्ट दिया करा है। तो ये जो पहला स्टेज होता है कि जब आपको स्पीड पकड़नी है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज होती है, जब आपकी बैकग्राउंड मतलब ऐसा हो कि आपने सब कुछ पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ रखी है। तो उसमें नो डाउट अगर किसी को टाइम लग रहा है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके साथ ऐसा ही है। अगर आपको कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हो, तो उसमें स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा। जब आप एक बार स्पीड पकड़ लोगे, तो आप फिर से मेंटेन करने में थोड़ा ईज़ी रहेगा। और फिर एक डाउन टर्न आता है जब आप लास्ट में जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतना सब कुछ है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। जबकि आपने मेहनत अच्छे से करी है, लेकिन आपको कुछ लगेगा आपको आता नहीं। उस टाइम थोड़ा आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि नहीं, जितना करा है उतना तो मैं करूँगा, बाकी रिज़ल्ट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपने को सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए अपन ने। तो वो थोड़ा रहा मेरा। फिर शुरू में जब सेल्फ स्टडी करी मैंने 2020 में, क्योंकि 2020 गेट के लिए, तो मैंने सोचा कि दिल्ली मेरा जाने का मूड नहीं था कोई ऑफलाइन कोचिंग जॉइन करने का, क्योंकि मैं कोटा में रह चुका था, तो मुझे पता था कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में कोई इतना मुझे पसंद नहीं है मेथड। तो मैंने सेल्फ स्टडी शुरू करी और गेट दिया। मैंने काफ़ी जितने उन्होंने सब टॉपर्स ने अपने रिव्यूज शेयर करे हैं कि आप प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ये सब। तो मैंने सब करे, लेकिन फिर भी मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि मुझे ये था कि 1 साल में कुछ ना कुछ अपने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेरा डिप्रेशन का फेज़ शुरू हुआ 10-15 दिन के लिए, क्योंकि पेपर देते ही मुझे पता चल गया था जब मैंने पेपर अटेम्प्ट करा कि यार अच्छा नहीं हुआ, बहुत क्वेश्चन छूट गए। फिर पहले तो मुझे 10-15 दिन लग गए रिकवर होने में। तो मैं पहला ये बोलूँगा कि आप जब पेपर दे रहे हो, तो पेपर जैसा भी गया हो, आप सिचुएशन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेप्ट करो। मतलब आपको मातम मनाना है, मैं अब नहीं बोल रहा मत रो या मत मातम मनाओ, मनाओ 2-3 दिन, 4 दिन अच्छे से मना लो। ठीक है, बहुत बुरा हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसके बाद आप फिर बैठ जाओ कि यार गलती हुई कहाँ? अब आपने गलती कहाँ करी? तो ये पहला पार्ट बहुत ज़रूरी है, सिचुएशन आप एक्सेप्ट करो बहुत जल्दी और उसके बाद अब फिर आप फ़ोकस करो अब क्या करना है। तो फिर मैंने 15 दिन बाद 15-20 दिन बाद मैंने सोचा यार ठीक है, गड़बड़ तो हो गई। अब गड़बड़ कहाँ हुई? तो जब उसका रिज़ल्ट आया गेट का, तो मार्कशीट आई थी, वो आंसर की जो आती है, आपने क्या फ़िल करी थी क्या? तो मैंने उसमें देखा यार मैंने कौन से क्वेश्चन नहीं करे। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत सारा जो पार्ट है वो मैंने टच ही नहीं करा था। मतलब मैंने सिलेबस ही कवर नहीं करा था। तो तब मुझे पहली तसल्ली मिली कि यार जब मैंने सिलेबस ही कवर नहीं करा, तो हाउ कैन आई सपोज़ टू गेट अ गुड रैंक? फिर मैंने देखा ऐसा क्या हुआ कि मैंने सिलेबस कवर नहीं करा। तो उसमें मुझे आपका भी वो लेक्चर जो मैंने पहला देखा था वो बहुत अच्छा लगा था कि ठीक है, सेल्फ स्टडी अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो लाइक आप यू आर इन बीटेक और आप सेकंड, थर्ड ईयर से इंटरेस्टेड हो, तो आपके पास एनफ टाइम होता है। आप क्योंकि कभी भी एक बुक सफिशिएंट नहीं है एक सब्जेक्ट के लिए। और ये बात आपने जब मुझे समझाई तो मुझे और अच्छे से समझ में आई थी ये बात कि एक बुक से आप नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक रखी है। लेकिन फिर भी मेरी नॉलेज उनसे नहीं बढ़ी क्योंकि एक टॉपिक किसी में अच्छा है, एक टॉपिक किसी में अच्छा है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप क्या है कोचिंग जॉइन करो। क्योंकि वो आपको क्योंकि जो टीचर हैं जैसे आप हैं तो उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, उन्होंने बहुत बुक पढ़ रखी है, तो वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएँगे। और अगर आपके पास टाइम है, आप अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, आप पहले से ही बहुत ज़्यादा क्या अवेयर हो इन चीज़ों के बारे में तो ठीक है उसमें चल जाएगा। आप खुद की सेल्फ स्टडी करो। तो फिर मैंने सोचा यार इस बार मैं कोचिंग जॉइन करूँ। इस बार देखिए इस बार एक और ट्राई दूँगा और इस बार मैं कोचिंग जॉइन करूँगा जो मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करा। तो उसके साथ-साथ मैं ध्यान भी रखूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं एक ही सोर्स पर डिपेंड करूँ। तो अपनी प्रिपरेशन देखता रहूँगा कि कहीं क्वेश्चन मुझसे कुछ रह तो नहीं रहा, कुछ टॉपिक रह रहा है क्योंकि टीचर कितना भी ट्राई कर ले, आप केवल 1 साल पढ़ते हो। अब 1 साल में आपको 4 साल का सिलेबस पढ़ाना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई टॉपिक छूट ही जाता है। 100% कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई भी टीचर हो, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। कोई न कोई टॉपिक ऐसा होगा जो अनटच्ड रह जाएगा। क्योंकि आप टाइम आप देखो ना कि आप 4 साल का सिलेबस आप बोल रहे हो 1 साल में कंप्लीट करा। तो उसको भी हमें फैक्टर को देखना चाहिए। तो फिर मैंने आप कोचिंग शुरू करी। उसके बाद तीसरा मैं बोलूँगा कि एक अपनी फिज़िकल एक्टिविटी वाली हॉबी आप एक्टिव रखो। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में आते हो, डिप्रेशन इन द सेंस कि जब आपको थोड़ा लगता है कि यार अभी सब कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। और होता भी ऐसा आप दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे, 12 घंटे आप लैपटॉप के सामने बैठे हो, फ़ोन के सामने बैठे हो, तो आपका जो फिज़िकल बॉडी है, वो कहीं न कहीं अब इम्बैलेंस होने लगा है। तो वो आपके माइंड को भी इफ़ेक्ट करेगा और आप इतने अटेंटिवली कोई जो लेक्चर्स है, वो नहीं कर पाएँगे। अच्छा, इस बात पर मैं और ज़्यादा पॉइंट आउट करूँगा क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी कोचिंग वो तैयारी करता है, ही इज़ अ सीए ही इज़ उसका लास्ट एग्ज़ाम बचा है, वो ट्राई करता है। तो मुझसे बोलता था कि यार तू कैसे लगा रहता है, पढ़ता रहता है, तू परेशान सा बैठा रहता है बहुत लंबे टाइम। तो मैंने उसे ये बोला था यार देख मैं थोड़ा एक्सरसाइज़, योगा वगैरह ये करता हूँ। तो फिर वो बोला कि क्या पागल है तू, कि सुबह तू अपने 1-2 घंटे खराब करता है, शाम को 1 घंटा खराब कर रहा है, 3 घंटे पढ़ ले। फिर मैंने उससे बोला अच्छा तू ये बता कितने घंटे पढ़ता है? बोला यार मैं दिन में 8 घंटे पढ़ता हूँ लेकिन वही 5-10 मिनट पढ़ा फिर वो नहीं। मैंने बोला मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3-4 घंटे पढ़ता होगा तू अच्छे से? बोला हाँ। मैंने बोला मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे में मैंने 3 घंटे अपने फिज़िकल एक्टिविटी को दे दिए। तो मैं कितने घंटे पढ़ा? बोला 7 घंटे। और मैंने बोला मैं जो 7 घंटे पढ़ता हूँ वो एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ता हूँ। तो ये बता टाइम किसने वेस्ट करा? तूने करा या मैंने करा? तो बोला कि अच्छा। तो मैं बोलूँगा आप एक फिज़िकल एक्टिविटी आप रखो अपने साथ, वो आपको हेल्प करेगी। फिर मैंने जब कोचिंग शुरू करी फिर टीचर्स आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपके जैसा टीचर मिले आपने मैं लिटरली बताऊँगा डिज़ाइन में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था फॉर्म वगैरह में। यार ये क्या कैंटिलीवर बीम ये सब कुछ ये स्ट्रेस ये क्या पंगा चल रहा है? क्रॉस सेक्शन है, फिर यहाँ क्रॉस सेक्शन पर देखो, फिर यहाँ बेंडिंग मूवमेंट देखो, पता नहीं क्या। लेकिन वही था कि वो एक इंटरेस्ट से पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए जो आपको पढ़ाए। ऐसे ही सेम था प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन में मुझे कि यार ये क्या फ़ोर्स डायग्राम बनाओ, अच्छा ये टेंजेंशियल फ़ोर्स ये क्या मतलब क्या बोलते हैं टूल पर फ़ोर्स निकालो ये सब। फिर जब आपने उस तरीके से पढ़ाया, वेल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो अब मुझे लगा मेरा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। और मैं ये बोलूँगा कि आपको जर्नी को एन्जॉय करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल अगर दूँ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, लेट्स से आपको कोई लड़की पसंद है तो आप बात करना शुरू करते हो। तो आप उस प्रपोज़ल से पहले आप उस जर्नी को एन्जॉय करते हो, कि आपने उसे फ़ोन करा, अभी आपका प्रपोज़ल नहीं हुआ, अभी आप जस्ट बात कर रहे हो उससे।
लेकिन आप उसे भी एन्जॉय करते हो पूरा, कि अरे आज तो मैं आइसक्रीम खाने जाऊँगा, अरे आज तो मैं उसके साथ असाइनमेंट करूँगा। तो आप जर्नी को एन्जॉय कर रहे हो ना उसे। फिर रिज़ल्ट आता है, वो हाँ बोले, ना बोले, वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन आपके साथ वो रहता है कि यार मैंने जर्नी तो बहुत एन्जॉय करी है। तो जब आप गेट को अपनी गर्लफ्रेंड मान रहे हो कि यार करना है, तो आप फिर जर्नी भी एन्जॉय करना सीखो, जो आप कर रहे हो और फिर वो आपको हेल्प करता है, आपको अच्छा लगता है कि यार अभी जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता था, आपने कुछ पढ़ाया, मुझे स्ट्रेस मान लो नॉर्मल स्ट्रेस ही नहीं पता, फिर मुझे लगता था अरे यार! इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है तो बहुत ज़रूरी है एक मैकेनिकल इंजीनियर को और सबको पता होना चाहिए इतना तो, यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो फिर मुझे वो इंटरेस्ट आने लगा। फिर धीरे-धीरे मैंने ये जो होते हैं आप पीवाई करते रहे जो बाकी सब बताते हैं और एक छोटा ये रहता है कि जैसे प्लानिंग का मैं थोड़ा बोलूँ कि प्लानिंग आप ऐसा करो कि ठीक है मंथली प्लानिंग होती है, ईयरली प्लानिंग होती है। मेरा क्या फंडा रहता था कि मंथली प्लानिंग है और आप उसे डेज़ में डिवाइड कर दो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक तो स्मॉल टारगेट्स आप इज़िली अचीव कर लेते हो, बर्डन नहीं आता। दूसरा जैसे लेट्स से आज आपका 1 दिन का टारगेट खराब हो गया, आपको कहीं जाना था, कुछ अर्जेंसी आ गई, तो आप क्या फिर नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर सकते हो, तो वो आपका अच्छा रहता है और मैंने कहीं ये पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुबह उठते ही आप क्या करो, सुबह के 10-15 मिनट जल्दीबाजी कोई नहीं है, सीधे लैपटॉप के सामने बैठ के आप थोड़ा घूमो-फिरो और उस घूमने-फिरने में आप गोल बनाओ। गोल इन द सेंस कि आज का तुम टाइम टेबल डिसाइड कर लो कि आज मैं सॉम पढ़ूँगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा, फिर मैं थर्मो का देखूँगा। तो ये आप कर लो और अगर आप उसे लिख दो एक पेपर पर और वो अपने सामने रख दो। आज पूरे दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है। बस। तो आप शुरू के 10-15 मिनट आप सुबह घूमे भी, तो आपकी फिज़िकल एक्टिविटी हो गई। दूसरा आपने एक प्लान बना लिया, तो आप जब उसे अचीव करोगे तो आपको रात को बहुत अच्छा लगेगा और रात को मस्त सोओगे और वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप रात को सो ही नहीं पा रहे हो स्ट्रेस में। तो ये सब था, बाकी और भी प्लानिंग है लेकिन आप क्वेश्चन के थ्रू पूछे हैं तो मुझे सब याद आता रहेगा। तो बहुत अच्छा फ्रैंक फ्रैंक ओपिनियन दिया है तुमने, एग्जांपल भी बहुत अच्छा लिया है अनुभव। सो एंड थैंक्स फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स अबाउट आवर टीम एंड ग्रेड अप, थैंक्स फॉर दैट। सो गाइस, जैसे कि आपने सुना, मतलब मेरे ख्याल से अनुभव ने काफी अच्छे से पूरी चीज को एक्सप्लेन किया है, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई टिल एंड एवरीथिंग। सो अनुभव, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो टेस्ट सीरीज को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत मिथ होते हैं कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट दें या फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कब शुरू करें, फुल लेंथ ज्यादा दें या सब्जेक्ट वाइज ज्यादा दें, और टेस्ट में कम नंबर आए तो कैसे उसके लिए मतलब डिमोटिवेशन होने से खुद को बचाएं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है स्टूडेंट्स की, और बिना टेस्ट के मैं तो ये मानता हूँ कि जब सब कुछ कर लो तो भी आप मोर देन 60-65 स्कोर नहीं कर पाओगे अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी, क्योंकि गलतियां तो आपको करनी है, तो आप टेस्ट में करो या पेपर में आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए भी अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें स्टूडेंट्स को। अच्छा टेस्ट सीरीज़ नो डाउट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करता था जैसे आपने आज थर्मोडायनामिक्स लेट्स से शुरू किया और आपने उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। जैसे आपने एनफ कंटेंट कर लिया कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानते हो, आप बेसिक जानते हो और फिर आप क्या करो टेस्ट सीरीज़ जैसे टेस्ट सीरीज़ तो तब आप नहीं कर सकते, तो आप क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक के थ्रू क्वेश्चंस करते रहो और क्वेश्चन में आप ध्यान दो कि कौन-सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने पढ़ा है और मुझसे सॉल्व हो रहा है। एक तो वो आपका डेवलप करता है टेम्परामेंट, आप देखते हो कि जो मैंने कंटेंट पढ़ा है उससे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दूसरा आप ये देखते हो वहाँ जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो आपका दिमाग चलता है कि यार ये क्वेश्चन में कौन-सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो आपको हेल्प करेगा क्योंकि आपको जब पेपर देना है तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इसमें कौन-सा कॉन्सेप्ट लगाऊँ। तो वो आपको हेल्प करना शुरू करेगा, तो आप क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक नहीं तो ऑनलाइन काफ़ी अवेलेबल है, वो ले लो। और जितना आप डरोगे इन चीज़ों से कि मैं अभी करूँगा, एक चीज़ होती है मिथ ऑफ परफेक्शन। तो पहले मेरे अंदर भी होता था कि पहले सब कुछ मैं परफेक्टली पढ़ लूँ, तब मैं करूँगा क्वेश्चन, वो कुछ नहीं होता। आपने अभी अगर आपने 2 लाइनें पढ़ी हैं और अगर उससे कोई क्वेश्चन आपको रिलेटेड मिल रहा है, तो आप उसे करो। मेरा कहने का मतलब आप 1-2 दिन पढ़ो, फिर तीसरे दिन क्वेश्चन करो। एक तो आपको रिवीजन होता रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि मैंने कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ा या मान लो टीचर से कोई टॉपिक छूटा हो तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन था, आपने ये उसमें ये पढ़ाया या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको पता चलता है। तो टेस्ट सीरीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चन बैंक करते हो। फिर जैसे मान लो आपका थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया, तो आप क्या है हर मंथ हर वीक में या 15 डेज़ में आप क्या है एक टेस्ट करते रहो जो होते हैं 45 मिनट्स वाले टेस्ट होते हैं। जो टेस्ट सीरीज़ में 3 कैटेगरी होती है। तो आप जो सब्जेक्ट वाला टेस्ट है वो आप करते रहो 45 मिनट वाला, ज़्यादा टाइम भी नहीं होता और 1 वीक 15 डेज़ में आपका रिवीजन भी हो जाता है। जैसे मान लो आपने प्लानिंग करी कि आज मैं 15 ऑफ अप्रैल को आज मैं क्या करूँगा टेस्ट होगा थर्मोडायनामिक्स का।
तो सुबह को आप अपने नोट्स देख लो जल्दी जल्दी, फिर आप क्या है टेस्ट में अपीयर करो। घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरा पढूँ, फिर में ये करूँ। जितना आपको आता है आप करो। टेस्ट सीरीज में क्या है, आपको आपकी मिस्टेक पता चलेंगी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है टेस्ट सीरीज की, अगर आपने टेस्ट सीरीज में कोई मिस्टेक कर दी तो वो एग्जाम में नहीं होने वाली। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप एग्ज़ाम से पहले जितनी भी मिस्टेक कर लो, अगर मान लो 1000 पॉसिबल मिस्टेक है, तो बेटर ये होगा कि आप 900 मिस्टेक तो आप कंप्लीट कर ही दो। उसके लिए क्या है, एक ही सॉल्यूशन है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अच्छा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन बैंक से करते हो तो आपको इतना मोटिवेशन नहीं मिलता, क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, आप एकदम उसका सॉल्यूशन देखते हो, काम खत्म। आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते। टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, आप दिमाग लगाते हो पूरा, क्योंकि आप उस टाइम बैठे हो, उस एनवायरनमेंट में बैठे हो। तो आपको वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है, और फिर आपको क्या है, वो आपकी जो रिवीज़न है वो आपका होता रहता है। और आप जितनी आप मिस्टेक कर सकते, अब मैं आप इसका लिटरली मैं बताऊँ, कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपने पढ़ा अलग तरीके से हैं, लेकिन मैंने पर्सीव अलग तरीके से कर दिया। क्योंकि कई बार होता है कम्युनिकेशन मैं नहीं समझ पाया उस चीज़ को, फिर मैंने क्वेश्चन करा, क्वेश्चन में मैंने अपना तरीका यूज़ करा, अब वो क्वेश्चन गलत हो गया। अब मुझे लगा यार मैं सर ने पढ़ाया है और ये गलत कैसे हो गया? फिर मैंने दोबारा वो लेक्चर देखा, फिर मैंने देखा अरे! सर ये बोलना चाह रहे थे और मैंने ये समझ लिया। तो कई बार क्या होगा, आप पढ़ा आपने सब कुछ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ लिया, लेकिन आप उसे गलत समझ कर बैठे हो, तब भी तो आप गलती करते हैं ना। तो ये डर आप जितनी जल्दी निकालोगे उतना आपका अच्छा रहेगा। टेस्ट सीरीज़ सबका अलग-अलग टाइम है, लेकिन जितनी जल्दी आप करना शुरू कर दो, उतना अच्छा। फुल मॉक मत करो, फुल मॉक वो आप तभी कर पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसे करो जो सब्जेक्ट वाइज़ है। फिर एक टेस्ट सीरीज़ के खत्म हो गए, फिर आप दूसरी कर ले लो, फिर तीसरी ले लो। तो वो ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट बोला आपने कि मतलब सही पढ़ रहे हैं उसका भी बहुत जरूरी है जानना कि हमने गलत मतलब तो नहीं ले लिया चीजों का। डेफिनेटली इवन आप कई बुक्स भी पढ़ते हो तो हर एक में आपको मीनिंग अलग लग सकता है कुछ चीजों का, तो सही से समझना बहुत जरूरी है। तो एक और चीज है शॉर्ट नोट्स को लेके भी बहुत स्टूडेंट्स का अलग व्यू है कि आपने शॉर्ट नोट्स यूज किए थे कि नहीं, और अगर किए थे तो हाउ टू मेक देम, उसके लिए कुछ अगर आप गाइडलाइंस स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहें तो। ठीक है, हाँ, मैंने शुरू क्या करा था, जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो हम एकदम मस्त सी नई कॉपी लेकर आएँगे आईटीसी की 100-150 वाली, उसपे एकदम अच्छी-अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। तो मेरा क्या था, मैं ₹20 का रफ़ लेकर आया था। मैंने उस पे लिखना शुरू करा। मैंने बोला क्योंकि ये फाइनल नोट्स, और जब मेरे जो फाइनल नोट्स होंगे जिसमें सब कुछ होगा कि टॉपिक है, टॉपिक के साथ क्वेश्चन रिलेटेड है, कि कहाँ मैंने गलती करी वो है, फिर मैं वो फाइनली एक अच्छे से फॉर्मेट में करूँगा, कि जिससे वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो। हालाँकि वो अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले ही मेरा काम हो गया, मतलब मैं उसी से रिवाइज़ कर देता था। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके ज़रूरी हैं। शॉर्ट नोट्स में मैं क्या करता था जैसे मुझे थर्मोडायनामिक्स का जैसे फॉर्म मुझे रिवाइज़ सॉरी। तो मैंने क्या करा, फॉर्म मैंने पढ़ लिया। अब मैंने उसपे क्या एक शीट की और उसमें मैंने सारे टॉपिक के नाम लिख दिए। जैसे अभी हमने शुरू करा बेसिक स्ट्रेस का पढ़ा, फिर स्ट्रेस के बाद अच्छा कितने टाइप के होते हैं, फिर इधर आ गया अच्छा थ्योरी पढ़ी अपन ने, ये थ्योरी के नाम लिख दिए सब कुछ। अब जब मैं रिवाइज़ करूँगा तो मैं अपनी कॉपी नहीं देखूँगा, मैं वो देखूँगा, उसके बारे में जितना याद कर सकता हूँ, रिकॉल कर सकता हूँ उतना करूँगा। अच्छा ये है, इसमें अपन ने ये पढ़ा है, ये है, इसमें अपन ने ये पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके साथ ही फ़ॉर्मूलाज़ जो है फ़ॉर्मूलाज़ लिख दिए। और मैं ये बोलूँगा आजकल जो आईआईटी और ज़्यादा पहले से बेहतर, लेकिन शायद मैंने अब देखा, आप असम्पशन्स ना भूलें लिखना। क्योंकि कहीं न कहीं छोटी-सी जगह में अगर मान लीजिए आपने गेट कर भी दिया और अगर आप आगे जा रहे हैं फिर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि गेट तो फाइनल है नहीं, तो वहाँ फिर आपको असम्पशन्स यूज़ करनी है। वो पूछेंगे इंटरव्यूज़ में, आप असम्पशन बताओ। उन्हें मतलब ही नहीं है, आप उन्हें पता है आप गेट कर कर आए हो, आप न्यूमेरिकल कर दो। वो पूछेंगे बेटा ये बताओ इसके असम्पशन क्या है? अब उसमें आप फिर खेल जाते, हिल जाते, और उसमें प्रॉब्लम ये है, असम्पशन नहीं होती तो आप कॉन्सेप्ट में भी सही से यूज़ नहीं कर पाते। तो आपका असम्पशन पता नहीं चलता, आप असम्पशन लिख लो उसकी, उसे बार-बार देखो आप। तो जितनी बार देखोगे, उतनी बार वो आपके माइंड में सेट होता रहेगा। तो जब आप क्वेश्चन करो, तो क्वेश्चन में अगर आपने गलती करी है और असम्पशन से रिलेटेड है, तो उसे ज़रूर हाइलाइट करो। यार ऐसा होना चाहिए था, इसीलिए मुझसे गलती हुई। तो शॉर्ट नोट्स में यही था, उसके बाद उसमें आपने फ़ॉर्मूलाज़ लिख दिए। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स होते थे, क्योंकि आपका माइंड से बड़ा कोई नोट्स है नहीं, आप कहीं भी लिख कर रख दो, अगर वो आपके माइंड में नहीं है, तो कहीं काम नहीं आने वाला। आप बहुत बड़े-बड़े नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। ये है कि आप उस टाइम पर कितना याद रख सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स का यही फंडा था मेरा कि आपने टॉपिक लिख दिए। अगर किसी टॉपिक में आपको जैसे बहुत लंबा टॉपिक है तो उसमें थोड़ा-सा लिख दिया, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है या वर्ड है तो वो लिख दिया, बस काम खत्म। अब मुझे बस वही देखना है, और क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये टॉपिक वहाँ से है तो मैं वहाँ से कनेक्ट करके वहाँ चला जाऊँगा, अगर मुझे कुछ दिक्कत है और वहाँ पढ़ लूँगा। तो ये करता था मैं शॉर्ट नोट्स का।
तो वो आई फील आपने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे जब तो आप एग्जाम दे रहे थे उस 3 घंटे में आपने चीजों को किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि वो 3 घंटे सबसे अहम होते हैं मुझे लगता है। और कुछ लोग जनरली अगर ये भी पूछते हैं कि सर लक मैटर करता है कि नहीं, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि लक मैटर इसी लेवल तक करता है कि एग्जाम वाले दिन आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है। अगर वो अच्छी है तो यू आर रियली लकी, और बस यहीं तक लक का काम है, उसके बाद आपकी मेहनत का काम शुरू हो जाता है। सो व्हाट डू यू फील कि लक कितना मैटर करता है और उन 3 घंटे में कैसे मैनेज करना चाहिए? सर मैं बोलूँगा लक इज काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट, मतलब काजू बादाम। तो अगर आप नॉर्मल डाइट नहीं खा रहे हो तो आप कितने काजू बादाम खा लो, आप बीमारी रहे, है ना? लेकिन अगर आप नॉर्मल डाइट खा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, आप हेल्दी रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके ऊपर अगर आप ड्राई फ्रूट खा लेते हो तो वो हो सकता है आपको बहुत फ़ायदा कर दे। लेकिन उसके लिए बेसिक क्या है, आपको नॉर्मल डाइट लेनी पड़ेगी। तो वो जो नॉर्मल डाइट होती है वो आपकी मेहनत होती है कि आप कितना पढ़ रहे हो। उसके ऊपर अगर आपका लक चल जाता है तो आपको और बेटर कर देता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो तब भी आप हेल्दी रहते हो और मस्त ज़िंदगी जीते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लक फैक्टर थोड़ा-सा काम करता है। दूसरा मैं बोलूँ कि उस 3 घंटे में, क्योंकि मैं पहले ये देख चुका था कि आप जब भी दो तो नर्वसनेस सबको होती है। मतलब मुझे पहले होती थी, मुझे लाइक लैब इंस्पेक्शन में भी होती थी, जैसे मैं अभी आपके सामने बोला था, इंटरव्यू देता था तब भी होती थी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस। उसके लिए आपका माइंड का कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बोला कि लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, तो वो सुपीरियर लोग होते हैं और मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता। मतलब मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एड लेनी पड़ती है सो दैट आई कैन काम माय माइंड। तो मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता था, उसमें मैं बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज करता था थोड़ी बहुत, और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था योगा एंड मेडिटेशन। तो मैं इवन आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम से जुड़ा भी हुआ हूँ। तो वो मुझे बहुत हेल्प करता था। तो आपको जो अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग आप जिम जाओ या आप घर पर कुछ करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए फैक्टर ये था। फिर दूसरा लक का फैक्टर बोलते हैं तो वो जो बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि आपके ऊपर भगवान का हाथ होना चाहिए या होना चाहिए, तो वो मेरे लिए गुरु कृपा वाली चीज़ थी कि जो मेरे गुरुदेव हैं, जिन्हें मैं मानता हूँ, आप किसी न किसी को माने वो बहुत ज़रूरी है, जो आपको रास्ता दिखाएँ। तो वो मुझे था कि उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं अच्छे से कर रहा हूँ। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर दिया, तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने क्वेश्चन्स देखे तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे। अब ये पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें ये था कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे। मैंने वो देखे तो ऐसे क्वेश्चन थे कि यार ये मैंने कर रखा है, ये मैंने कर रखा है, ये मैंने कर रखा है। तो मैं उस टाइम खुश था। शुरू में थोड़ा नर्वसनेस थी, जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो मैं काम हो गया कि अपन कर तो सकते हैं, मतलब अपने को थोड़ा सही से मेंटेन करना है, कहीं मिस्टेक नहीं करना। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद फिर भी मैं थोड़ी 2-3 मिस्टेक कर कर आया, नहीं तो रैंक और भी ज़्यादा सुपर होती। लेकिन वो ठीक है, आपने पहले से बेटर किया। अब आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि आप एकदम जंप कर जाएँ बहुत बड़ी चीज़ पर। छोटे-छोटे आप इम्प्रूवमेंट है वो आप करो। फिर ये था कुछ क्वेश्चंस मैंने थोड़ा तुक्का लगाने की भी कोशिश करी। मैंने सोचा यार, मैंने देखा था कि 90 मार्क्स का मुझे आता है। मैंने खाली मतलब ऐसे करा था कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे, मैंने देखा कि यार 10 मार्क्स के क्वेश्चन, तो मतलब अपने को 90 मार्क्स का आता है, तो अपन कर सकते हैं। तो लास्ट में मैंने क्या करा, 80 मार्क्स का कंप्लीट करने के बाद, जिसका मैं श्योर था, 10 मार्क्स के लिए मैंने एक वो लिया, रिस्क लिया कि चलो रिस्क ले लेते हैं। अगर सही हुआ तो भाई बहुत रैंक अच्छी हो सकती है, और अगर गड़बड़ हुआ तो क्या हो सकता है कि मिनिमम 70-75 तो तब भी आने ही। तो इट्स अ काइंड ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। तो मैंने रिस्क लिया वो, और मेरे लिए वो रिस्क ज़्यादा अच्छा काम करा नहीं। मैंने ये देखा है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं उसमें हाथ ना डालूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी था टेस्ट सीरीज़ में, ये चीज़ मुझे पता चल गई थी। टेस्ट सीरीज़ में जब मैं कुछ गैस करता था तो गलत हो जाता था वो। तो आप टेस्ट सीरीज़ से ऐसा अपना ध्यान दें कि अगर आपका लक अच्छा चलता है तो आपको सब पता चल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज़ में अगर आप रिस्क ले रहे हो, काम कर जाता है, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लो। मेरे साथ तब नहीं चलता था, मुझे तब नहीं लेना चाहिए था, पर ठीक है। तो ये आपका लक वाला जो पार्ट है, वो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो फिर आप करते हो, आप लगे रहते हो। और अनुभव, ये सारी चीजें आपने शेयर की, मतलब बहुत ही एक स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है, और जब भी कोई दिक्कतें आई तो किस तरीके से उनको रिजोल्व करना है। क्योंकि दिक्कतें तो आएंगी, ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट रैंक है उसको भी ऑब्वियसली एग्जाम से पहले कभी तो डर लगा ही होगा, क्योंकि पहले नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाला है। तो ऑब्वियसली उस डर पे जो जीत जाता है वही रैंकर बन जाता है, तो सभी के साथ होता है। और बाकी तो मैं यही कहूंगा कि जो भी आप मेहनत करते हो पूरा साल थ्रू आउट, वही कहीं ना कहीं आगे जाके
फ्रूटफुल साबित होती है, और जो भी हम मेहनत करते हैं वो वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। ये पढ़ाई के साथ खास बात है। तो डेफिनेटली आपकी भी आई और बाकी सब लोगों के लिए मैं ये बात कहूंगा। So guys, here we were having Anubhav Singh, and Anubhav has shared his experience of the complete journey of his preparation. तो एट द लास्ट अनुभव मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई आप कुछ खास खास पॉइंट्स अगर आप कहना चाहें, जैसे मैं कुछ क्वालिटीज की बात करूं, जनरली मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि रेगुलरिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये जो ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम दे के आप एक रात पढ़ के टॉप कर जाओगे, तो इस तरीके के अगर 2-3 पॉइंट्स आप कहना चाहें कि जो क्वालिटीज आपको इस प्रिपरेशन के दौरान अपने अंदर बना के रखनी है, लाइक आई से रेगुलरिटी इज देयर, ऐसा कुछ अगर सक्सेस मंत्रा के रूप में आप शेयर करना चाहें तो एज ए लास्ट क्वेश्चन। यस हाँ, तो पहला तो हाँ मैं ये बोलूंगा कि आप स्मॉल इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते रहें। तो आप बड़े इम्प्रूवमेंट के पीछे मत भागें, स्मॉल इम्प्रूवमेंट करें, खुश रहें। दूसरा मैं बोलूंगा कि जो आपका हमारा ये रहता है कि प्लानिंग वाला पार्ट होता है, ब्रेक डाउन करें स्मॉल स्मॉल प्लान। और मैंने इसलिए लिख कर रखे थे कि थोड़ा मैं बता दूं। हाँ, एक तीसरा, जब आपको लगे कि यार काम नहीं हो रहा, मैं जो सोच कर चल रहा था वो नहीं चल रहा, मैं अचीव नहीं कर पा रहा टारगेट, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहें। ऐसा नहीं आप एक स्ट्रेटेजी पकड़ कर बैठ गए कि मुझे यही करना। आप अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट पर देखते रहें, छोटे-छोटे अचीवमेंट पर। अगर उसमें दिक्कत होती है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ प्ले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और ये होता है, आपको लगेगा बीच में बहुत बार लगेगा कि यार बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया मैंने। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, रेगुलैरिटी भी ज़रूरी है, लेकिन अगर मान लो आपने 1 या 2 दिन स्किप कर दिया, आपने नहीं पढ़ा, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लो, कोई नहीं, यार होता है। आप तीसरे दिन से लग जाओ, आप फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दो। तो 100% रेगुलैरिटी कोई नहीं रख सकता, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मेंटेन कर पाते हैं। तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, यार ठीक है, मैं आज 1 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा, कोई नहीं, अब चौथे दिन पढ़ूँगा, तो आपका वो चलता रहे। तो इतना ही मैं बोलूँगा। रेगुलरिटी मीन्स नॉट एब्सोल्यूट, ऑब्वियसली। ये वैसे ही जैसे क्रिस्टल डिफेक्ट तो हमेशा रहेंगे, है ना? तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि रेगुलरिटी मीन्स कि यूं नहीं कि 6 महीने नहीं पढ़े फिर एकदम 1 महीने जाग पड़े, वैसा नहीं होना चाहिए। ये हफ्ते में अगर आप 5 दिन भी पढ़ रहे हो तो इट्स रेगुलर ओनली, है ना? तो जैसे अगर आप इवन जब मिड सेम वगैरह कॉलेज वालों के आएंगे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो ऑब्वियस है। तो ये सारी चीजें तो चलती रही, थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूटीज तो आएंगी, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो गाइस, विद दिस आई फील एक आखिरी चीज और पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों की तरफ से, एमएसक्यू का डर था क्या आपको? एमएसक्यू ऐड होने वाले थे इस बार? नहीं सर, मैं तो चिल था। एमएसक्यू को मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी थी ज़्यादा। मैंने बोला कि भाई अगर खराब होगा तो सबका होगा, और अगर सही होगा तो फिर सबका ही सही होगा। एमएसक्यू जितना पढ़ा है एमएसक्यू में भी वही है। एमएसक्यू आए नहीं वैसे, बट ठीक है, उससे वो तो वैसे जो होता सभी के साथ होता, इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं। और वैसे भी अगर आप कॉन्सेप्चुअली आती है आपको चीजें, तो एमएसक्यू या एनआईटी उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, so guys, with this we are concluding this session. So on behalf of Grade Up and on behalf of all the students and viewers, I would like to say thanks to Anubhav that he have shared his experience of his preparation journey and given some very important point, और बहुत ही frank opinion उन्होंने दिया अनुभव ने। अगर आप देखें तो हर एक चीज को पूरे विस्तार के साथ बताते हुए क्या क्या चीजें आई, क्या क्या दिक्कतें आई, with very good examples as well. सो गाइस, आप डेफिनेटली, और जैसा कि एक बहुत अच्छी बात अनुभव ने बोली, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है जो सबके लिए परफेक्ट हो, तो इसलिए डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट बातें कहते हैं। आपने देखा होगा, लाइक चाहे आप शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करें, चाहे आप लक फैक्टर पे बात करें, चाहे जो भी मैंने क्वेश्चन सब चीजें पूछे हैं, सब में आपको कुछ अलग जरूर मिला होगा। कुछ चीजें बिल्कुल सिमिलर है, कुछ चीजें बिल्कुल डिसिमिलर भी है। तो हर एक का अपना तरीका होता है पढ़ने का, और उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा पॉइंट सही रहेगा, है ना? हो सकता है कि अनुभव देर रात तक पढ़ते हो तो वो बोले कि रात को पढ़ना सही होता है। हो सकता है कोई और स्टूडेंट मॉर्निंग में पढ़ते हो बोले कि मॉर्निंग में पढ़ना सही होता है। तो दैट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको देखना है कि आप इनमें से किसके साथ कंफर्टेबल हो। तो इसलिए बहुत सारे अचीवर कॉर्नर्स में हम सेशन ला रहे हैं, जिससे कि आपको पता लगे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने क्या क्या फॉलो किया, आपके लिए क्या परफेक्ट है, आप उसमें से उसको चूज कर लो एंड फॉलो दैट पॉइंट। क्योंकि हर एक चीज आप कोई कॉपी नहीं कर सकते हो किसी का, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि गॉड हैव मेड एवरीबॉडी डिफरेंट। ऑब्वियसली कुछ भी सेम नहीं है एग्जैक्टली, दो लोगों की शक्ल तक सेम नहीं होती है, फीचर्स भी नहीं सेम होते हैं, तो कैसे हो सकती है सारी चीजें सेम? So guys, with this we will take a break from this session.
So once again, thanks Anubhav and goodbye to all of you guys. And at the same time, I would like to say कि अगर आपको कभी भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में किसी भी तरीके की कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली ग्रेड अप टीम ऑलवेज अवेलेबल, और आप ग्रेड अप ऐप डाउनलोड करके इवन वहां पर भी हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, तो उसके भी आंसर किए जाते हैं। और इसके अलावा भी आपको कभी भी कोई डाउट हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जैसे आप देखें यूट्यूब पर भी ग्रेड अप के सेशन चलते हैं, वहां पर भी आप लाइव आके कभी पूछ सकते हैं कुछ भी, वी आर ऑलवेज देयर। एंड एट दैट आई विल से ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर अचीवर कॉर्नर में, और मैं चाहूंगा कि इन चीजों को फॉलो करें और आप भी नेक्स्ट सेशन में अचीवर कॉर्नर्स में मिले। ठीक है, सो गुड बाय गाइस फॉर दिस सेशन एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।